डायमंड द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ। ऐसा कहते हैं कि डायमंड की कोई उम्र नहीं होती, उस पर वक्त का जादू नहीं चलता। सोचिए, एक डायमंड को नेचर में बनने के लिए कितना ही वक्त लगता होगा। साइंटिस्ट के हिसाब से एस्टिमेटेडली एक नेचुरल डायमंड को बनने में 2 से 3 मिलियन सालों का वक्त लगता है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड डायमंड ट्रेड की बात कर रहे हों और उसमें इंडिया का नाम शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इंडिया 90% ऑफ डायमंड को एक्सपोर्ट करता है। तो आइए आज के इस वीडियो में ये जानते हैं कि कैसे इंडिया में ये डायमंड इंडस्ट्री ग्रो हो पाई है और आखिर कैसे गुजरात के बिजनेसमैन इस बिजनेस में डोमिनेट करने लगे। Unlocking its hidden brilliance. Today, we explore the intricate art of diamond carats a month. But is anyone actually buying them? Because of this, there may be a situation where the dependence of the industry on the naturally mined diamonds is going to be less. वक्त था 1726 के समय का। इस वक्त पर मध्य प्रदेश के पन्ना माइंस में सबसे पहले डायमंड्स की माइनिंग स्टार्ट की गई थी। जी हाँ, डायमंड्स की माइनिंग भी सबसे पहले इंडिया में ही स्टार्ट की गई थी। उस वक्त पर गुजरात का सूरत शहर कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था डायमंड्स के लिए। वहाँ पर सिर्फ कपड़ों का व्यापार ही होता था। डायमंड पॉलिशिंग की इंडस्ट्री अभी तक वहाँ इतनी ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। सन 1800 का समय आते आते कनाडा, ब्राज़ील और चीन जैसे देशों में भी बड़े पैमाने पर डायमंड की माइनिंग स्टार्ट की गई थी। उसके बाद से कई और कंट्रीज में भी डायमंड मिलने लगे और इंडिया में जितने डायमंड मिलते थे उनसे ज़्यादा बाकी कंट्रीज में डायमंड्स मिलने लगे थे। आज के समय में भी इंडिया डायमंड माइनिंग में टॉप 10 में भी नहीं है, लेकिन डायमंड को एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 पर है। आखिर कैसे? इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और इस वक्त तक डायमंड पॉलिशिंग का, जो डायमंड माइनिंग के बाद डायमंड को पॉलिश किया जाता है, उसका सारा काम बेल्जियम के एंटवर्प में स्थित जूइश लोग ही संभाला करते थे। बेल्जियम का एंटवर्प डायमंड पॉलिशिंग का एक हब हुआ करता था उस समय पर। लेकिन 1990s का दौर आते आते दुनिया भर में डायमंड का क्रेज थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा था। इसीलिए डेबियस डायमंड नाम की एक कंपनी ने बड़े पैमाने पर मार्केटिंग कैंपेन्स चलाए और उन्होंने अपनी मार्केटिंग में ऐसा दिखाया कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें डायमंड की ज्वेलरी गिफ्ट करें। इस तरह से उन्होंने डायमंड को एक इमोशन के साथ जोड़ दिया, जिसका परिणाम ये मिला कि अगले कुछ सालों में डायमंड की डिमांड फिर से बढ़ गई और डायमंड में 80% की इंक्रीमेंट देखी गई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि उस वक्त पर बेल्जियम के एंटवर्प में स्थित जूइश लोगों ने इस बिजनेस पर अपनी मोनोपोली बना रखी थी। तो फिर आखिर कैसे गुजरात इस समय पर डायमंड पॉलिशिंग का हब बन गया है? सूरत में सबसे पहले पाटीदार कम्युनिटी के मौजीवनवाला ब्रदर्स ने डायमंड पॉलिशिंग का काम स्टार्ट किया था। उस समय पर वर्ल्ड वॉर की वजह से जो बेल्जियम के जूइश लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए गुजरात की एक और बिजनेस कम्युनिटी पालनपुरी जैंट्स ने भी सूरत में डायमंड पॉलिशिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। और तो और क्योंकि सूरत में चीप लेबर है, इसीलिए डायमंड बिजनेसमैन को इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसिंग में ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। यहाँ पर सस्ता लेबर और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ ही मिलकर सूरत को दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड पॉलिशिंग हब बनाते हैं। सूरत डायमंड इंडस्ट्री के जरिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 15 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। आज इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहे हर 10 में से 9 डायमंड सूरत में ही पॉलिश किए गए होते हैं। और तो और इस इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर $24 बिलियन का है। सूरत में डायमंड को पॉलिश करके उसे पहले मुंबई भेजा जाता था। मुंबई में भारत डायमंड बोर्ड्स में भेजा जाता था। वहाँ से इसे इंटरनेशनल मार्केट में बिक्री के लिए भेज दिया जाता था। लेकिन सूरत से मुंबई के इस ट्रांसपोर्ट टाइम को कम करने के लिए सूरत में ही दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्ड्स बनाया गया है। डायमंड मार्केट में हम लोगों तक पहुंचता है उससे पहले उसे 3 मेन प्रोसेस से होकर गुजरना होता है: माइनिंग, लेज़र कटिंग और पॉलिशिंग। माइनिंग से तो आप समझ सकते हैं कि उसे ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है। उसके बाद कंप्यूटर में उसकी शेप तैयार की जाती है कि किस तरह का डायमंड बनाया जाएगा और उसके बाद लेज़र से उसकी कटिंग की जाती है और उसके बाद आता है पॉलिशिंग का हिस्सा। यहाँ से डायमंड को उसकी चमक मिलती है।
डायमंड का मार्केट में क्या प्राइस होगा ये 4 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं: कैरेट, कलर, कटिंग और क्लैरिटी। कैरेट का मतलब है कि डायमंड कितना छोटा या बड़ा है, कलर का मतलब है कि डायमंड कितना वाइट है, कितना ज़्यादा शाइनी है, और कटिंग का मतलब है कि कितना शार्पली, कितना अच्छे से उसे कट किया गया है, और क्लैरिटी का मतलब है कि क्योंकि डायमंड को ज़मीन से खोद कर निकाला गया है तो कहीं डायमंड में जो कार्बन के या मिट्टी के कोई धब्बे तो नहीं रह गए हैं। सूरत में स्थित श्री रामकृष्ण एक्सपोर्टर्स दुनिया भर में डायमंड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सूरत की ये डायमंड इंडस्ट्री अपनी चमक खोती जा रही है। पिछले कुछ सालों में कोविड-19 और बढ़ती मंदी की वजह से डायमंड मार्केट में काफ़ी गिरावट आई है, जिसकी वजह से डायमंड इंडस्ट्री में बड़ी मात्रा में ले-ऑफ्स हुए हैं और बेरोजगारी के चलते कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया था। मेरे एसोसिएशन में से हम लोग छोड़ दिया था ना सब लोग, उसमें 2 लोगों ने आत्महत्या की। जब कमाने वाला एक ही था, खाने वाला 4-5 लोग थे, मतलब 2 बच्चे हैं, उसका बीवी और पापा, उसके तो बहुत हाल। 2018 से 2021 का जो समय था वो डायमंड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही वर्स्ट था। खैर, फिलहाल ये इंडस्ट्री धीरे धीरे ही सही लेकिन रिकवर कर रही है। यही थी सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की स्टोरी। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन, stay curious, stay happy.